कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में है। आप जानते हैं कि अक्सर अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिहार एसएससी इंटर लेवल को देखते हुए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए तो उसको भी देखते हुए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। और भी जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और पूछे जाने की संभावना है बिहार एसएससी के द्वारा, तो उसको भी इस वीडियो में और इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो भी मैंने कवर किया है, तो आप जाकर उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो इन जितने भी टॉपिक्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग उस टॉपिक्स को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद में जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वह उसी को कवर किया गया इस वीडियो में। ठीक है, तो आपके पास आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में ही टोटल आपका अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग चलते देखते हैं कि क्या है हमारा अपडेट इसमें। तो ये है हमारा अनुच्छेद 1। इसमें क्या दिया हुआ है, तो यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ये आपको पता भी होगा, फर्स्ट अनुच्छेद सबको याद रहते हैं जिसमें दिए हुए हैं कि ये भारत राज्यों का एक संघ है। मीन राज्य से रिलेटेड 1 से 5 तक जो है हमें देखने को मिलते हैं और नागरिक भी 5वां में नागरिक वगैरह के बारे में हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्य प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। मीन नए राज्य जो है हम बना सकते हैं और उसका स्थापना भी हम कर सकते हैं। मीन दो राज्य को काटकर जो है, एक राज्य को काटकर दो राज्य में बदला जा सकता है, जो अभी तेलंगाना वगैरह का हुआ है, आंध्र प्रदेश का। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। ठीक है, तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। देखिए, नए राज्य बना सकती है और यहाँ पे क्या है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, यह स्थापना के लिए घोषित किया जा सकता है कि ये अनुच्छेद 2 के तहत, और इसके द्वारा जो है नए राज्य ये बना सकती है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 5 में क्या दिए हुए हैं, तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। मीन संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे भारत में, वो सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, वे सभी भारत के यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हो, तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे सीधे। अब जो है हमारा 53वां अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये हमारा अपडेट है। संघ की कार्यपालिका जो होगी उसकी जितने भी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ये पावर से रिलेटेड, राष्ट्रपति का जितने भी पावर्स है उनसे रिलेटेड ये अनुच्छेद है। फिर अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। मीन राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है पदेन अध्यक्ष रूप में, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, मतलब उसको हैंडल कर रहे होते हैं। फिर है अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री जो होगा मेन होगा। मंत्रिपरिषद का मेन जो होगा एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य क्या होगा, संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सलाह को फिर से विचार करने के लिए आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। पुनर्विचार जब उसको मिला हुआ जो सलाह दिया गया उसके अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होगा उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, तो हमारा मतलब शीर्ष पर कौन रहेगा, प्रधानमंत्री होंगे और सहायता के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। जो ये प्रधानमंत्री चुने जाएंगे ये राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सुझाव और सहायता करेंगे और राष्ट्रपति जो है अपना कार्य संपन्न करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं हो की जाएगी। मतलब ये विवाद जो भी होगा आपस में सुलझाया जाएगा और ये कहीं न्यायालय से ये नहीं हो पाया, क्योंकि न्यायालय में जाने के बाद वो अलग मैटर, वो इतना दिन तक वर्क लगता है, टाइमिंग लगता है, तो इससे जो है वो लोग इसको सुलझा लेंगे खुद से। फिर अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ये नियुक्त करेंगे। फिर है अनुच्छेद 78 में क्या है, तो राष्ट्रपति को यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, तो वह देश के प्रशासनिक, विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णय, मंत्रिपरिषद मिलकर क्या निर्णय लिए हैं इसको जो है राष्ट्रपति के बीच में कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त
करना आवश्यक समझे, तो बोले कि आप रिपोर्ट दिखाइए सब, तो राष्ट्रपति इस पे रिपोर्ट मांग सकता है। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संसद भेजने का अधिकार का उल्लेख करता है। इसके अंतर्गत जो है 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संसद भेजने का अधिकार का उल्लेख करता है। फिर है 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से ये संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इन दोनों बैठ के आपस में बात कीजिए, और अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है तो आप लोग दोनों के बीच संयुक्त मतलब मिला जुला जो अधिवेशन है ये बन सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 108 के थ्रू ये किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयकों को इसमें परिभाषित किया गया। धन विधेयक किसको बोलेंगे, ये इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में जो है रखी गई है। फिर है अनुच्छेद 111, इसमें क्या है, संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। संसद के दोनों सदन जो है उसमें विधेयक जो भी पास होता है वो राष्ट्रपति जो है उनके पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है। ठीक है, सम्मति मतलब उसको आगे बढ़ा सकता है कि हाँ ये नियम ठीक है, और वो अस्वीकृत भी कर सकता है। ठीक है, वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये संसद को भेजा जा सकता है इस पुनर्विचार के लिए। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो होते हैं हेतु मतलब राष्ट्रपति जो है संसद में के समक्ष बजट पेश करेंगे। ये अनुच्छेद 112 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश मतलब संसद के अवकाश या संसद सत्र नहीं चल रहा उस स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसके विरुद्ध जो है इसके लिए जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 124, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो इस चीज़ों को जो भी अपने निचले अदालत और जो भी उसके रूल्स है उसको वो फॉलो कराएगा। फिर है अनुच्छेद 129, इसमें क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसमें जो है ये जो है 119-29 से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 148 में क्या है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये अनुच्छेद 148 में निहित है। फिर है अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव सजेशन देने के लिए राज्य में एक क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और इसके शीर्ष पर क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी जो भी कार्य होंगे मंत्रिपरिषद से इसके लिए सुझाव वो नहीं लेगा। फिर अनुच्छेद 169 में क्या है, तो राज्य के में विधान परिषद की रचना या उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। मीन 169 में क्या है, राज्य में विधान परिषद की रचना जो भी की जाएगी उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव मतलब बहुमत के थ्रू जो विधानसभा में अगर बहुमत मिल जाएगा तो इसकी समाप्ति हो जाएगी तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति भी संभव है। ठीक है, बहुमत हो जाएगा तो इसकी स्वीकृति संसद के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। फिर अनुच्छेद 20 में 200 में क्या है, तो राज्यों में विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर अपनी सहमति यह दे सकता है। राज्यों के विधायिका द्वारा पारित, ठीक है, राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इस पर अपनी सहमति राज्यपाल दे सकता है या राष्ट्रपति की तरह इसे अस्वीकृत भी कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भी भेज सकता है। ठीक है, किस पे एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। यदि पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ गया तो इस पर वो अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। मीन ये विधेयक मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम में है तो राष्ट्रपति को भेज सकता है कि देख लीजिए थोड़ा सा कि इसमें ये फॉल्ट हो रहा है, या इसमें और सजेशन करेगा कि इसमें और ये चीज़ें सही होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 213 में क्या है, तो राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल क्या कर देगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। सभी स्टेट में जो है उनका अपना
न्यायालय, उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त है। यह अनुच्छेद 226 इस अधिकार को देता है। फिर अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। मीन्स सिविल कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, उसमें जितने भी न्यायाधीश नियुक्त होंगे वो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जज से जो है परामर्श लेकर वो वहाँ अपॉइंटमेंट दे सकता है। फिर अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। मीन उच्च न्यायालय का नियंत्रण क्या होगा, उसके नीचे जितने भी न्यायालय हैं उन पे रहेगा, वो कंट्रोल किए रहेगा। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, इसका प्रशासन कौन करेगा, मतलब इसका देख रेख कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल में किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। मतलब राज्य में किसी राज्यपाल को क्या कर सकता है, वो उनको कि थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये जो है आप लोग देख सकते हैं, उनको तो वो है अपॉइंट कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को ये अपॉइंट वहाँ कर सकता है, आईपीएस वगैरह, रिटायर आईपीएस वगैरह को वहाँ पे अपॉइंट कर देता है। फिर अनुच्छेद 243 इसमें जो है पंचायत नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व में संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायत और नगर पालिका का गठन है, ठीक है, और आरक्षण संबंधित शक्तियाँ जो भी है अनुच्छेद 243 दिखाता है। फिर अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या ऐसे किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। 245 में संसद पूरे देश के लिए या किसी हिस्से के लिए जो है वो कानून बना सकती है। फिर है अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी और शीर्षकीय संसद में निहित है। विधि निर्माण जो भी होगा, कानून बनेगा, उसके लिए जितनी भी शक्तियाँ हैं संसद को क्या है, संसद के पास ये रहती हैं। अनुच्छेद और 248 ये शक्ति उन्हें प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। मतलब राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को ये 1 साल का एक कानून बनाने के लिए वो अधिकृत कर सकती है, यदि वह उससे राष्ट्रहित में आवश्यक अगर समझती है तभी दे सकती है। फिर अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों को जल के वितरण नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। ठीक है, संसद इस पे राय विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 262 है। मान लीजिए दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं जल के लिए या नियंत्रण जमीन के लिए, तो इस पे जो है संसद में जाकर इसका जो है बात विचार करके इसको सुलझाया जा सकता है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने पर परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। केंद्र राज्य संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसका समाधान करने पर परस्पर सहयोग के क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। मतलब एक जो है संचित निधि ये गठन किया जाएगा, जिसमें सरकार क्या करेगी, मौद्रिक आवश्यकताएं मतलब इसमें पैसा जो भी होंगी, टैक्सेशन कहीं से, बजट वगैरह जो भी है वो इसी में रहेंगी, और भारत के लिए जो भी खर्च होगा वो इसी से जो है निकलेगा, और इसका हिसाब किताब क्या वगैरह करते हैं। कोई भी राशि मतलब कोई जो जिसको मन करे वो नहीं निकाल सकता। अनुच्छेद 267 में क्या संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि एक इमरजेंसी फंड को घोषित किया जाता है 267 के अकॉर्डिंग, और इमरजेंसी स्थिति में जो है इस इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए इस राशि को रखी जाएगी रिजर्व में। लाइक अभी कोरोना वगैरह आया था, उस सब टाइप की अगर कुछ सिचुएशन हैंडल होता है तो, नहीं तो मान लीजिए कि युद्ध हुआ, अगर कुछ जेट्स खरीदने की ज़रूरत है तो ये इमरजेंसी फंड से निकाल कर जो है खरीद सकते हैं। बाद में इसकी विचार जो भी होगी संसद में, कितना खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें चर्चा होकर इसको देखा जाएगा। लेकिन ये इमरजेंसी फंड पहले उसके लिए रखा गया है जो एकदम क्विक टाइमिंग के लिए जो ज़रूरी है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अनुच्छेद 275 में क्या है, तो केंद्र राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य
सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र राज्य के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 का में राज्य किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे 30 का में एक समान वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित अव्यवस्थित किया गया है। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है ये है हमारा अनुच्छेद 312, जिसमें दिया गया है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ये जो है राज्यसभा के द्वारा ये राइट दिया गया है कि वो अखिल भारतीय जो है सेवाओं, जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। फिर दिए हुए अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघ और राज्य मतलब जो है स्टेट एंड सेंट्रल के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब की बात हो रही है। फिर है हमारा अनुच्छेद 324 में क्या है तो चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी। मीन चुनाव का टोटल कार्य कौन करेगा, तो चुनाव आयोग जो है को ये राइट दिया गया है अनुच्छेद 324 के अनुसार। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मीन लोकसभा और विधानसभा की जो चुनाव होगी 18 साल से ऊपर के एज के बच्चों के द्वारा और जो भी होंगे यंग पीपल उनके द्वारा जो है अलाउ किया जाएगा। ये अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 330, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये अनुच्छेद 330 जो है इनको राइट देता है। फिर है अनुच्छेद 331, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मीन 331 में आंग्ल भारतीय जो समुदाय होते हैं वो एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन वो अपॉइंट कर सकता है यदि वो उसे उचित लगे तो फिर अगला अनुच्छेद है 332, जिसमें दिए हुए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, विधानसभा में जो भी है उसमें सीट में आरक्षण का प्रावधान 332 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया गया है। अगला अनुच्छेद 333, जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन है। विधानसभा में भी जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। फिर है हमारा अनुच्छेद 335, ये क्या है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। मीन जो भी जॉब वैकेंसी निकलता है उसमें उनको आरक्षण दिया जाएगा। 335 अनुच्छेद में ये दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 338, जिसमें दिया हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, देखिए जाति है और ये जनजाति आयोग की स्थापना से ये आर्टिकल संबंधित है। फिर अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं को के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्ग में और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे आयोग बनाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि से देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा होगी। मीन आधिकारिक भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा 343 में इसे रखा गया है हिंदी को। फिर है अनुच्छेद 347, किसी भी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों, उसकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली गई भाषा को मान्यता दी जाए तो उनकी अनुमति राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार दे सकता है, तो 347 अनुच्छेद के अनुसार दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 351, यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति से किसी अंगों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम बने। ठीक है, ये जो है कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छा से करे ताकि हिंदी का क्या हो, बढ़ोतरी हिंदी भाषा में लोग अधिक यूज करें और हिंदी भाषा का विकास। फिर है 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की इमरजेंसी की घोषणा है यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बा आक्रमण या स्वयं विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। यदि कहीं से अटैक होता है तो वो 352 के अकॉर्डिंग जो है इमरजेंसी घोषित कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 355, इसमें बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। बाहर से आक्रमण किया जा रहा है या आंतरिक अशांति कहीं दंगा भड़का हुआ है तो राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का
उल्लेख है, वहाँ पे केंद्र सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। फिर है दिए हुए हैं अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहाँ का राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब किसी राज्य संघ या यहाँ पे किसी राज्य का राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट अगर दिया जाए कि जिस राज्य का वो राज्यपाल है, अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र अगर असफल हो गया, मीन जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी अगर सरकार गिर गई है, नहीं चला पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अगर ये रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा भेजा जाए राष्ट्रपति को तब। फिर अगला अनुच्छेद 360, जिसमें यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता साख अगर खतरे में, भारत या इसके किसी भाग की मान लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन अगर खतरे में है, तो वह इकोनॉमिकल जो है इमरजेंसी की घोषणा 360 के अकॉर्डिंग कर सकता है। ये अभी तक लागू, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, मीन इकोनॉमिकल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाया गया। ठीक है, अगला अनुच्छेद है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, केंद्र द्वारा जो है कोई चीज़ें भेजा गया जो राज्य असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति में नहीं है, और वहाँ राष्ट्रपति शासन वहाँ भी लागू किया जा सकता है, इन राष्ट्रपति को अगर ये लगे तो। फिर अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। संसद जो है आपस में चर्चा करके जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और ये अपने से नहीं, सहमति पे। उसके बाद है अनुच्छेद, ये कट चुका है, अनुच्छेद 370 खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है इसमें, आप लोग बस ये जान लीजिए कि विशेष जम्मू कश्मीर से वर्णन है। ये आर्टिकल बहुत ऐसे ऑलरेडी फेमस है। फिर है अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि के लिए वो क्या कर सकता है, देखिएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति एक बोर्ड की स्थापना यहाँ पे कर सकता है। मतलब ये जगह ही नहीं, टोटल कोई भी स्टेट्स में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 371 के अकॉर्डिंग कुछ इसके प्रावधान है, अगर वो फॉलो अगर पूरा कर देता है स्टेट, तो वहाँ पे बोर्ड की गठन हो सकती है। फिर है अनुच्छेद 394 क में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। मतलब राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का क्या करेगा, हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा 394 क के अंतर्गत। फिर है अनुच्छेद 395 में क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। मतलब जितने भी पहले जो भी अधिनियम थे 1947 के पहले, और जो चीज़ें थी जो सरकार गवर्नमेंट जो थी पीछे से चली आई है, आ रही है 1947 के पहले से, वो सब को यहाँ पे इस संविधान जो है आगे नहीं चलने देता। मतलब यहाँ से इसके बाद जो है ये रद्द किया जाता है, और जो भी न्यू संविधान के जो भी नियम है आप लोग देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग नया भारत का संविधान लागू हो जाता है। कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान भारत में लागू कर दिया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें से आप लोगों को याद अगर करना हो तो आपको इसका ऑडियो क्लिप डाउनलोड करके जो है बार बार रिपीट करके अगर आप सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होने की संभावना है। ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे, लाइक एज इम्पॉर्टेंट बांध हो गया, और जो भी संशोधन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का जो हब होता है भारत में, ठीक है, ये सब टाइप की चीज़ें जो है, मुख्यालय हो गया, तो ये सब जो है इस वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट चैनल जो है आपके लिए सिद्ध होगा। और भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं और उसको इम्प्रूव करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।